कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। सौतेला बाप। एक श्यामपुर नाम के गांव में सुवर्णा नाम की औरत रहा करती थी। सुवर्णा को एक 5 साल की बच्ची थी जिसका नाम था सीता। सीता बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। सुवर्णा के पति की मौत हार्ट अटैक आकर हुई थी। इसी वजह से सीता अपनी बच्ची को लेकर रहा करती थी। वो खुद काम करके घर का गुजारा किया करती थी। एक दिन सुवर्णा के पिता कांतिलाल उसके घर आए और उन्होंने सुवर्णा से कहा, सुवर्णा बिटिया कैसी हो? तुम्हारा घर कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है पिताजी, कोई चिंता नहीं है। मैं और सीता ठीक है। बेटी, मेरी नजर में एक रिश्ता है तुम्हारे लिए। उसकी पत्नी का अभी देहांत हुआ है। उसे भी एक बीवी की जरूरत है। क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी? आदमी अच्छा है। नहीं पिताजी, मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। बेटी, ऐसा कह के जिंदगी का गुजारा नहीं होता। तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। सीता की भी जिंदगी संवर जाएगी। पिताजी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं। नहीं बेटी, कुछ चीजें समय पे ही की जाए तो ही अच्छा होता है। ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझे। ठीक है बेटी, तो मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। ठीक है। कांतिलाल अब चाय पीकर वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद सुवर्णा की शादी उसी गांव के आदमी रंगा से हो जाती है। रंगा की पत्नी की मौत बीमारी की वजह से हुई थी। रंगा के खाने पीने के लाले पड़ रहे थे, इसीलिए रंगा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया था। अब रंगा ने सुवर्णा से शादी कर ली थी। उसकी बेटी सीता भी सुवर्णा के साथ रहा करती थी। सीता माँ के साथ उसके नए घर में खुश थी। रंगा भी काम करके घर आया करता था, तो सुवर्णा का स्वभाव और उसके हाथ का खाना खाकर रंगा बहुत खुश था। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सुवर्णा को एक लड़का होता है जिसका नाम शिवा रखते हैं। शिवा बहुत ही नटखट था, तो उसको संभालते संभालते सुवर्णा का दिन कहाँ निकल जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। एक दिन रंगा के घर उसकी मौसी आती है जिसका नाम था गौरी। गौरी मौसी बहुत ही उकड़े हुए स्वभाव की थी। उसके यही स्वभाव के कारण सभी उससे डरते थे। वो जल्दी किसी को कुछ भी बोल दिया करती थी, इसीलिए उससे कोई ज्यादा बात नहीं किया करता था। गौरी मौसी जब घर आती है तब, अरे रंगा, नई बहू कहाँ है? दिख नहीं रही। मौसी, वो शिवा को सुला रही होगी, मैं देख कर आता हूँ। तभी सीता पानी लेकर आती है। गौरी मौसी रंगा से, रंगा, ये लड़की कौन है? मैंने इसे पहचाना नहीं। अरे मौसी, ये सुवर्णा की पहले की बच्ची है। ये भी हमारे साथ ही रहती है। अच्छा, इसे कुछ काम आता है या नहीं? करती है, मगर ज्यादा कुछ नहीं आता उसे अभी तक। अरे, उसे ऐसे बिठाकर मत रखा करो। उसे भी काम आने चाहिए। काम करेगी तो कुछ ना कुछ सीखेगी, समझे? जी मौसी, मैं ध्यान रखूंगा। ऐसे दोनों की बातें हो रही थी, तभी सुवर्णा वहां आ जाती है और मौसी के पैर पड़ के उनका आशीर्वाद लेती है। उनके लिए सुवर्णा चाय बनाने चली जाती है। तभी मौसी हाथ मुंह धोने चली जाती है। थोड़ी ही देर में सुवर्णा चाय बनाकर लेकर आती है। रंगा और मौसी चाय पीकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रंगा सुवर्णा से, सुवर्णा, मौसी हमारे घर महीना भर रुकने वाली है। उनके आदर सत्कार तथा खान पान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अजी, ये क्या कहने की बात है? मैं उनका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं अभी काम पर जाता हूँ। जी। ऐसा कहकर रंगा काम पर चला जाता है और सुवर्णा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी मौसी थोड़ा आराम करने चली जाती है। खाना बनाने के बाद सुवर्णा मौसी को आवाज देने चली जाती है, मौसी जी, चलिए खाना बन गया है, हम खाना खा लेते हैं। आह चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर सुवर्णा के साथ मौसी खाना खाने बैठ जाती है। कुछ समय बाद खाना हो जाता है। तभी सुवर्णा सीता को आवाज देती है, अरे सीता, मेरी थोड़ी मदद करो ना। ये बर्तन उठाकर किचन में लेकर आओ ना। जी माँ। सीता बर्तन उठाकर किचन में लेकर चली जाती है। तभी मौसी को सीता का काम ना करना नजर में आता है। मौसी अब सीता पर ध्यान रखती है। एक दिन सुवर्णा दूसरे गांव काम से चली जाती है। उस दिन मौसी ने सीता से बहुत काम करवाया और उस दिन मौसी सीता से, सीता, ओ सीता, सुनती हो? यहाँ जरा झाड़ू लगा देना। जी दादी, अभी करती हूँ। ऐसे ही पूरे दिन में मौसी उसे बहुत काम बताया करती थी।
उन्हीं दिनों में सुवर्णा को कुछ काम के सिलसिले में उस गांव में 15 से 20 दिन और ज़्यादा रहना पड़ा। उसी समय मौसी और रंगा ने उसे बहुत काम बताया। सुबह उठते ही रंगा, सीता जल्दी चाय बनाओ, मुझे जल्दी काम पर जाना है, मेरा डिब्बा भी तैयार रखना। जी पिताजी, अभी बनाती हूँ। सीता के कम उम्र होने के कारण उसे सारे काम नहीं आया करते थे, मगर वो सब काम करने का प्रयास किया करती थी। सीता रोटी बना रही थी, तभी उसका हाथ जल जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर मौसी किचन में आ जाती है। अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मेरा हाथ जल गया दादी। अरे इतना सा ही तो जला है, कुछ ज्यादा नहीं जला है। मैं तुम्हारी इतनी थी तभी से खाना बनाती हूँ। ऐसे जला तो भी हम काम किया करते थे। चुपचाप काम करो सीता। सीता को ये बातें सुन बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में से आंसू निकल आए। उसके आंसू देख, ये झूठ मूठ का रोना बंद करो और काम करो। काम कौन करेगा? मैं करती हूँ दादी। सीता अब घर के सारे काम किया करती थी। उसकी माँ गांव से लौटकर आने में बहुत ही समय था, इसी वजह से वो चुपचाप काम कर रही थी। रंगा के मन में अब ये बैठ गया था कि सीता उसकी बेटी नहीं है, वो सौतेली बेटी है। इसीलिए रंगा अब सीता से सौतेलों सा व्यवहार किया करता था। एक दिन सुबह घर का पानी खत्म हो जाने के कारण रंगा ने उसे पानी भरने के लिए कहा, तो सीता घर में पानी भर रही थी। तभी पानी भरते भरते उसका पैर फिसलकर वो गिर गई और उसके हाथ को बहुत चोट आ गई। वो बहुत रोने लगती है और घर आकर उसके हाथ को हल्दी लगाती है। तभी रंगा नहा के बाहर आता है और उसे चाय बनाने के लिए कहता है। तभी वो देखता है कि हाथों में चोट लगी है, फिर भी रंगा सीता से, सीता जल्दी चाय लाओ, मुझे काम पर भी तो जाना है, मेरा टिफिन तैयार है ना? पिताजी, मैं आज फिसल कर गिर गई तो मैं आज टिफिन नहीं बना पाऊंगी। क्या बोली तुम? टिफिन नहीं बना पाओगी? मैं क्या खाऊंगा? और इतना सा लगने पर इतना बवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, आप आज बाहर से कुछ खा लीजिए ना। ऐसा कहते ही रंगा बहुत आग बबूला हो गया और उसने सीता को बहुत मारा। उसकी मार की वजह से सीता फूट फूट कर रोने लगी और सीता रंगा से, नहीं पिताजी, मुझे मत मारिए, नहीं। उसका बदन मार की वजह से बहुत दर्द करने लगा। वो एक कोने में जाकर बहुत रोने लगी। उस दिन मौसी ने खाना बनाया, मगर मौसी ने भी उसे खाना खाने के लिए नहीं दिया। अगले दिन सीता का बदन मार खाने की वजह से बहुत दुख रहा था। उस दिन उसकी माँ घर आ जाती है और सुवर्णा सीता से, सीता, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा बुखार लग रहा है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा कहकर सीता सच्चाई उसकी माँ को नहीं बताती। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। सीता बड़ी हो जाती है। शिवा भी अब बड़ा बन जाता है। शिवा का स्वभाव बहुत ही घमंडी और लालची था। कुछ दिनों बाद सुवर्णा और रंगा ने सीता की शादी एक सुधीर नाम का लड़का देखकर कर डाली। सुधीर घर का गरीब था, मगर उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो दोनों मेहनत करके कमाते थे और अपना गुजारा किया करते थे। शिवा भी अब बड़ा हो गया था। वो अपने माता पिता की थोड़ी भी चिंता नहीं किया करता था। एक दिन शिवा उसके पसंद की लड़की से शादी कर लेता है और दोनों घर आ जाते हैं। उन दोनों को देख रंगा और सुवर्णा हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें देख रंगा, शिवा, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शिवा, तुम्हें अगर शादी ही करनी थी तो एक बार पूछ तो लिया होता, सीधा शादी करके आ गए। मुझे आप दोनों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर शिवा और उसकी बीवी स्नेहा घर में आ जाते हैं। घर में आते ही सुवर्णा स्नेहा को घर के सारे तौर तरीके सिखाने में लग जाती है। स्नेहा भी मन लगाकर सब काम सीख रही थी। कुछ दिनों बाद शिवा शहर में नौकरी करने के लिए चला जाता है और वो स्नेहा को भी साथ में लेकर जाता है। रंगा और सुवर्णा अब घर में अकेले रह गए थे। एक दिन रंगा के पेट में बहुत दर्द होने लगा तो उसे सुवर्णा अस्पताल लेकर गई। अस्पताल जाते ही सुवर्णा ने सीता को फ़ोन किया, सीता, तुम्हारे पिताजी को अचानक पेट में दर्द होने लगा तो मैं उन्हें अस्पताल लेकर आई हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। माँ, मैं अभी आती हूँ, तुम चिंता मत करो। हाँ। सीता को फ़ोन करने के बाद सुवर्णा ने शिवा को फ़ोन किया। शिवा से सुवर्णा, बेटे, तुम्हारे पिताजी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था,
तो उन्हें मैंने अस्पताल में भर्ती कर दिया है। तुम जल्दी आओ बेटा। माँ, मुझे अभी एक अर्जेंट काम है, इसलिए मैं तो अभी नहीं आ सकता। तुम पिताजी को कहीं ना कहीं अच्छे अस्पताल में एडमिट करवा लो, ठीक है? बेटा मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम थोड़ा समय निकाल के आ जाओ ना। अरे माँ, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं अभी नहीं आ सकता। फिर भी तुम मुझसे कह रही हो कि तुम आओ। मैं नौकरी छोड़ छाड़ के नहीं आ सकता माँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, रखिए। शिवा ऐसा कहकर उसकी माँ का फोन रख देता है और अपने काम पर चला जाता है। तभी थोड़ी देर में अस्पताल में सीता आती है। सीता को देख सुवर्णा, सीता तुम आ गई। डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनकी किडनी खराब हो गई है, उन्हें दूसरी किडनी देनी पड़ेगी। मेरी किडनी भी नहीं चलती, अब मैं क्या करूं? माँ, मैं डॉक्टर से बात करके देखती हूँ। ठीक है। अब सीता डॉक्टर से मिलने जाती है और डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरी किडनी मेरे पिताजी को चल सकती है क्या? आप जरा देख लीजिए ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हमें आपका ब्लड लेना पड़ेगा, बाद में उसे मैच करके पता चलेगा आपकी किडनी उनको चलती है या नहीं। ठीक है डॉक्टर, आप मेरा ब्लड सैंपल ले लीजिए। नर्स उसका ब्लड का सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भिजवा देती है। सीता बाहर आकर अपनी माँ के पास बैठ जाती है और कुछ समय बाद टेस्ट के रिपोर्ट आ जाते हैं। सीता की किडनी रंगा को चल सकती है, ये डॉक्टर बताते हैं। तभी सीता किडनी देने के लिए तैयार हो जाती है। सीता और रंगा का ऑपरेशन हो जाता है और रंगा के नज़दीक के बेड पर सीता को सोता हुआ देख रंगा बोलता है, सुवर्णा, ये सीता यहाँ क्यों एडमिट है? और शिवा बेटा कहाँ है? सीता ने आपको किडनी दी है, जिसकी वजह से आपकी जान बच सकी है। और रही बात शिवा की, तो शिवा आया ही नहीं है। रंगा ये बात सुनकर बहुत सोच में डूब गया और उसके आंख से आंसू निकलने लगे। तभी रंगा सुवर्णा से, सुवर्णा, जिसे मैंने कभी अपना माना ही नहीं, आज उसी ने मेरी जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। और जिसे अपना समझा, वो तो एक बार मुझे देखने के लिए भी नहीं आया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुवर्णा, मुझे सीता से माफी मांगनी है। सीता को जब होश आएगा तब आप उससे बात कर लेना। अब आप आराम कीजिए। हाँ, ठीक है। ऐसा कहकर रंगा सो जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है। उसी समय रंगा सीता से, बेटी, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं सका। पिताजी आप ऐसे बात मत कीजिए, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, एक बेटी का फर्ज अदा किया है। अब आप आराम कीजिए पिताजी। बेटी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ पिताजी, मैंने आपको कब का माफ कर दिया। ऐसा सुनकर रंगा चिंता मुक्त हो गया। अब कुछ दिनों बाद रंगा और सीता घर पर आ जाते हैं। अब रंगा और सुवर्णा अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी के प्रति मन में बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए, हमेशा अच्छा वर्तन करें। सुंदरपुर नाम के गांव में एक राधा नाम की औरत रहा करती थी। उसको श्रवण नाम का बेटा था। श्रवण के पत्नी का नाम था लक्ष्मी। वो तीनों खुशी खुशी रहा करते थे। श्रवण का मजदूरी का काम होने के कारण उसे काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। एक दिन श्रवण का दोस्त राघव उसके घर पर आ जाता है। तभी लक्ष्मी उसे चाय देती है। श्रवण और राघव बातें कर रहे थे। अरे, कैसे आना हुआ? अरे श्रवण, तुमने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे, वो कब लौटा रहे हो? अरे मेरे दोस्त, जल्द ही लौटा दूंगा, थोड़ा और वक्त दे दो। अरे मुझे भी पैसों की जरूरत है, मैं देखता हूँ। इस बार शहर जाकर मैं काम करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो मैं तुम्हारे पैसे पूरे चुकते कर दूंगा। ठीक है, मगर 1 महीने में लौटा देना। मैं देखता हूँ। इस बार शहर जाकर मैं काम करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो मैं तुम्हारे पैसे पूरे चुकते कर दूंगा। ऐसा कहकर राघव चाय पीकर अपने घर चला जाता है। तभी ये सब बातें दीवार के पीछे से लक्ष्मी सुन लेती है और उसको बुरा लगता है कि उसका पति बहुत कठिन परिस्थिति में है। अगले कुछ दिनों में श्रवण काम के सिलसिले में शहर चला जाता है। तभी लक्ष्मी अपनी सास से, माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तुम्हें पैसे क्यों चाहिए बहू? माँ जी, अब ये घर में नहीं है तो मुझे कोई काम भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ खुद का काम धंधा शुरू करूँ। विचार तो तुम्हारा अच्छा है बहू। माँ जी, आप मुझे 3,000 रुपए दे दीजिए, मैं उसमें मेरा धंधा शुरू करूँगी। ठीक है,
तुम कह रही हो तो ये लो 3,000 रुपए। धन्यवाद माँ जी, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। अब लक्ष्मी बाजार जाकर होलसेल दुकान में जाकर दुकानदार से, भाई साहब, मुझे आज 5 दर्जन अंडे दे देना और साथ में पाव भी दे देना। मुझे हर रोज अंडे और पाव लगेगा, तो आप अच्छे दाम लगाना। मैं आपको अच्छे दाम ही लगाऊंगा, मगर आप क्या करने वाली है इतने अंडे और पाव का? मैं नया धंधा शुरू करने वाली हूँ, ऑमलेट बनाने का, इसीलिए मुझे अंडे और पाव हर रोज लगेंगे। अच्छा, आप कहाँ खोलने वाली हो दुकान? मैं आऊंगा आपके दुकान पर ऑमलेट खाने के लिए। मैं मेरा दुकान घर के सामने डालने का विचार कर रही हूँ। तो ठीक है, मैं आज ही आ जाऊंगा आपके दुकान पर। लक्ष्मी बहुत खुश होकर दुकानदार से, ठीक है भाई साहब, आप मेरे दुकान के पहले ग्राहक होंगे, आप जरूर आना। जी। ऐसा कहकर लक्ष्मी सब सामान लेकर अपने घर चली जाती है और अपने घर के सामने एक छोटा सा दुकान लगाती है जिसमें वो काम की सब चीजें रखती है। तब दुकान पर लक्ष्मी ग्राहक आने का इंतजार करती है। तभी दोपहर के समय वो दुकानदार उसके दुकान पर आते हैं। मेरे लिए आपके हाथ का स्वादिष्ट ऑमलेट बनाओ बहन। जी, अभी बनाती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी बहुत ही अच्छा ऑमलेट बनाकर दुकानदार को देती है। दुकानदार को उसके हाथ का ऑमलेट बहुत पसंद आ जाता है। वो लक्ष्मी से, बहन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने आज तक ऐसा स्वादिष्ट ऑमलेट नहीं खाया। बहुत टेस्टी है ऑमलेट। धन्यवाद, आप मेरे दुकान पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी बातें कर रही थी। तभी रास्ते से जाने वाली 2 औरतें नया दुकान खुला देख उसे देखने चली जाती है और दुकान के पास आकर लक्ष्मी से, अरे लक्ष्मी, ये नया दुकान तुमने खोला है क्या? हाँ, मैंने खोला है। आप आइए ना, मेरे हाथ का ऑमलेट खाकर देखिए। सुमति और सुशीला लक्ष्मी की बातें सुनकर उसके दुकान में ऑमलेट खाने के लिए आ जाती है। आप यहाँ बैठिए ना, मैं अभी बनाती हूँ ऑमलेट। ठीक है, जल्दी बनाओ। जी, अभी बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी ने उन दोनों के लिए ऑमलेट बनाया और उन्हें खाने के लिए दे दिया। तभी सुशीला ने ऑमलेट खाकर बोला, अरे, इतना स्वादिष्ट ऑमलेट मैंने आज तक नहीं खाया। तुम्हारे हाथ में स्वाद है लक्ष्मी। धन्यवाद सुशीला बहन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरे हाथ का ऑमलेट अच्छा लगा। लक्ष्मी ऐसा कहती है और थोड़ी देर में सुशीला और सुमति लक्ष्मी के हाथ का ऑमलेट खाकर चली जाती है। उस दिन लक्ष्मी का धंधा अच्छा हुआ था। दूसरे दिन उसने सुबह से ही ऑमलेट बेचने का धंधा शुरू कर दिया। काम पर जाने वाले लोग तथा सुबह का नाश्ता करने के लिए बहुत से लोग उसकी दुकान पर आए। दुकान में इतनी भीड़ देख लक्ष्मी की सास डर गई और वो लक्ष्मी से, अरे लक्ष्मी, तुम इतने ऑमलेट बनाकर कैसे दोगी? चलो, आज मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ माँ जी, आज मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। राधा लक्ष्मी की मदद करने चली गई। दोनों ने मिलकर उस दिन सारा काम किया। उस दिन लक्ष्मी अपनी सास राधा से, माँ जी, आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। आज बहुत कमाई हुई है। हाँ लक्ष्मी, आज दुकान पर बहुत ग्राहक आए थे। हाँ माँ जी। चलो, अब घर में जाकर आराम करते हैं। हाँ माँ जी, चलिए। ऐसा कहकर दोनों सास बहुएं घर में चली जाती है। लक्ष्मी का धंधा आज अच्छा होने के कारण उसने पैसे गिनना शुरू किया और उसमें से अपने सास से लिए हुए पैसे अलग निकालकर बाकी के पैसे खर्च के लिए रख दिए। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी अपने सास के कमरे में चली जाती है और अपने सास से, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो लक्ष्मी, क्या बात है? माँ जी, आज मेरा धंधा बहुत अच्छा था, इसीलिए मुझे आज मुनाफा भी बहुत हुआ है। ये लीजिए माँ जी, आपके 3,000 रुपए। अरे बहू, मैंने तुमसे मांगे थे क्या? नहीं माँ जी, मेरे पास आ गए तो मैंने आपको दे दिए। ठीक है, अलमारी में रख दो। जी। ऐसा कहकर लक्ष्मी अलमारी में पैसे रख देती है और अपना काम करने चली जाती है। लक्ष्मी का धंधा अब बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। कुछ दिनों बाद दिवाली आने के कारण श्रवण अपने काम से छुट्टी लेकर घर आया था। सब घर में खुशहाली छाई थी, मगर लक्ष्मी को श्रवण उदास उदास दिखाई दिया। एक दिन लक्ष्मी श्रवण से, क्या हुआ है? आप घर पर आए हैं, तब से बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं लक्ष्मी, ऐसे ही सोच रहा था। क्या आप मुझे बता नहीं सकते? कुछ नहीं लक्ष्मी, थोड़ा पैसों का टेंशन था, बाकी कुछ नहीं। पिछली बार हमारे यहाँ राघव भाई साहब आए थे, तब उनकी और आपकी बातें मैंने सुन ली थी।
आपको उनके पैसे वापस करने हैं ना? हाँ लक्ष्मी, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं उसके पैसे सारे कैसे वापस करूँ। मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपए है और सर पर अब दिवाली भी आई है। लक्ष्मी उठकर अलमारी में से पैसे निकालकर श्रवण के हाथों में रख देती है और उससे कहती है, ये पैसे आप ले लीजिए, मैंने आपके लिए ही जमा किए थे। अब राघव भाई साहब को ये पैसे आप दे आइए। मैं ये पैसे नहीं ले सकता। जो मेरा है वो सब आपका ही है, इसलिए ये पैसे राघव भाई साहब को दे दीजिए। और रहा सवाल दिवाली मनाने का, तो बाकी के पैसों में अच्छी दिवाली मनाई जा सकती है। श्रवण को उस पर गर्व महसूस होता है कि उसकी पत्नी कठिन परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रही। अब ये सब कमरे के बाहर खड़ी उसकी सास देख रही थी और मन ही मन बहुत खुश हो गई। अब श्रवण राघव के पैसे वापस करने के लिए उसके घर चला गया। अरे राघव, मुझे तुमसे कुछ काम था। अरे आओ ना श्रवण। तभी श्रवण राघव के घर में चला जाता है और राघव से, अरे राघव, मुझे तुम्हें कुछ देना है। क्या? ये लो तुम्हारे पैसे। मैंने देने में थोड़ी देर ही कर दी। अरे कोई बात नहीं, तुमने खुद से मुझे लाकर दिए, यही मेरे लिए बहुत है। अब मैं चलता हूँ, कल दिवाली है ना, बहुत काम बाकी है। हाँ चलो। ऐसा कहकर श्रवण वहाँ से चला जाता है और घर आकर देखता है तो लक्ष्मी और माँ दोनों बातें कर रही थी। लक्ष्मी, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने किसी की सहायता ना लेते हुए खुद का धंधा शुरू किया और उसमें बहुत मेहनत की। ऐसे ही तरक्की करो बहू। हाँ माँ जी, मैंने सब अपने घर के लिए किया और आगे भी करूँगी। लक्ष्मी, चलो आज मेरी ओर से हम दोनों साड़ियाँ खरीद लाते हैं। जी चलिए माँ जी। तभी श्रवण वहाँ आ जाता है। श्रवण की माँ श्रवण से, अरे श्रवण, आओ यहाँ बैठो। हाँ माँ, कहो। मैं सोच रही हूँ तुम अब काम पर ना जाकर घर का ही काम संभालो। बहू का ऑमलेट का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसको भी मदद हो जाएगी और घर भी दिखना हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलो अब दिवाली की तैयारियां करते हैं। ऐसा कहकर तीनों दिवाली के काम में लग जाते हैं। अब लक्ष्मी का पति उसके साथ उसका धंधा संभाला करता था। ये देख लक्ष्मी बहुत खुश थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अगर मन में ठान ले तो हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा कभी भी नहीं होता, बस काम करने की लगन होनी चाहिए।